ये टाइमिंग बड़ा चुन कर किया गया था। ये टाइमिंग आप देखिए, तहूर राना को हम यूएस से लाते हैं, डीजे वांस हमारे देश में होते हैं, डीजे वांस ताजमहल के सामने उनका अंतिम फोटोग्राफ था, पिक्चर बिफोर ताजमहल होटल इन मुंबई। दूसरा क्या था कि उनको यहां उसी पीरियड में ये पहलगाम अटैक होता है। अगर लश्कर तैयबा ने 12 दिन बाद इस व्यक्ति के भारत आने के बाद ये कुछ किया है, तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ एक इसका एंगल हो सकता है या मकसद हो सकता है कि भारत को पाकिस्तान लश्कर के जरिए बताना चाहता होगा कि लश्कर मरा नहीं है। तो पहलगाम को लेकर मोदी जी का एक मूव, मैं नहीं कहता कि ही डिड एवरीथिंग वेरी फाइन वेरी गुड, ही टैकल्ड इट वेल, बट एक जो मूव था उनका वो है इंडस ट्रीटी वाटर को लेकर, इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर। देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी में आप पानी रोक नहीं सकते, पर जो डेटा और इंफॉर्मेशन, एडवांस्ड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ओवरफ्लोइंग, रिगार्डिंग सिल्टिंग, रिगार्डिंग ड्राइनेस अगर आप नहीं देंगे ना, तो डाउनफ्लो में जो डाउनफ्लो होगा चेनाब, इंडस और झेलम का, वहां पर बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने। वांग यी का जयशंकर से बहुत अच्छा केमिस्ट्री है। हो सकता है कि उन्होंने, अभी मेरे को ऑफिशियली कोई बात नहीं हुई, लेकिन वांग यी ने अगर पाकिस्तान के काउंटर पार्ट से बात की है तो वो जरूर जयशंकर से जरूर संपर्क में होंगे किसी न किसी चैनल से। सबसे ज्यादा उनके लिए कंसर्न इस बात का है कि भारत जहां कार्रवाई करेगा वो पीओके का एरिया है, पीओके सीपैक का एरिया है, पाकिस्तान चाइना के सारे इंटरेस्ट वहां पर जुड़े हुए हैं, और इस इंटरेस्ट को देखते हुए चाइना का सबसे ज्यादा नुकसान अगर होना है तो पीओके में अगर कोई भी कार्रवाई होगी तो सीपैक उसके लिए बहुत बड़ी योजना है, उसको बचाने की कोशिश है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं विनीता यादव और आप देख रहे न्यूज नशा आदत हर खबर की। बड़ी दिलचस्प सी बात है कि जिस तरह से हमारे देश में इतने लंबे वक्त के बाद मुंबई आतंकी हमले का जो मास्टरमाइंड है, जब वो पहुंचता है और उसके पहुंचने के कुछ दिनों के बाद ही 12 दिनों में महज हमारे देश में पहलगाम में एक और आतंकी हमला हो जाता है। और ये आतंकी जो है तहव्वुर राना, जो कि खुलकर कुछ भी बोलने को तैयार नहीं हो रहा है काफी लंबे वक्त से, अभी जब से आया है ये भारत पहुंचा है, क्योंकि इनको लाने की भी एक लंबी चौड़ी कवायद हुई थी, इतना आसान नहीं था, तब से इन्होंने कुछ भी खुलकर नहीं बोला है और घुमा घुमा कर बातें किए जा रहा है और ये कोर्ट का रास्ता देखना चाहता है अपने बचाव में। और इसी बीच में ये आतंकी हमला हो जाता है। यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि क्या वाकई में ये दोनों बातों का कोई लेना देना है इसमें, क्योंकि इसी के साथ साथ एक मोटिव आतंकियों को और मिला हमारे देश में बंटवारे की बात दिखाने का, यानी धर्म के बंटवारे की बात। आपका धर्म क्या है, ये टैगलाइन डालकर उन्होंने इस देश में एक नई तरह की चर्चा शुरू कर दी। भाई भाई को लड़वाने की कोशिशें जो है वो उनकी यहाँ पर कहीं ना कहीं होती हुई दिख रही हैं, क्योंकि कई जगह इस तरह की तस्वीरें आई हैं, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से, कई जगह किसी तरह से परिस्थितियों को काबू भी किया जा रहा है। आखिरकार किसको इसका फायदा मिलता है, किसको नहीं मिलता है, उससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि कौन है वो जो इसका एग्जैक्टली मास्टरमाइंड है और जो बैठ के पूरी कहानी बना रहा है। ये नैरेटिव हमारे देश में शुरू करने की वजह भी क्या है, आखिरकार बंदर के हाथ में उस्तरा किसने दिया, यानी कि ये नैरेटिव उनके हाथ में किसने थमा दिया कि हमारे देश में लोग एक दूसरे के खिलाफ बोलने लग गए हैं, बजाय ये बात समझने के कि असल तस्वीर क्या है। असल तस्वीर किसी भी पक्ष की हो, लेकिन सच सच रहता है, वो सामने आना चाहिए। चाहे नरेंद्र मोदी जी का सऊदी अरब से आने के बाद सीधे बिहार चले जाना हो, चाहे पाकिस्तान का हमारे देश पर लगातार कुछ भी आरोप लगाते रहना हो, यहाँ पर इस बात पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार हैं, दोनों लंबा अनुभव लिए हुए हैं। अजय वर्मा जी खुद लंबे वक्त तक टीवी चैनल्स में बड़े ओहदों पर रहे हैं। इस तरह की कोई गतिविधियां आई हो, जब मैं आपको याद दिला दूं मुंबई आतंकी हमला हुआ था तो टीवी चैनल ने किस तरह से काम किया था, ये सारी चीजें उनके भी कंट्रोल में रही, उन्होंने खुद इस पर काम किया। और साथ में हमारे साथ मुकेश कौशिक जी जुड़ रहे हैं, जो कि डिफेंस जर्नलिस्ट है, कई सालों से देश की रक्षा पर ही नजर रखे हुए हैं, उन तमाम पहलुओं पर नजर रखे हुए हैं। उन्हीं के साथ चर्चा करते हुए इस बात को आगे बढ़ाएंगे और समझेंगे कि आखिरकार कहाँ किससे चूक हो रही है और हम आपस में लड़ रहे हैं, असल मामला क्या है ये समझ नहीं आ रहा हो। मुकेश जी, पहले मैं आपसे ही समझना चाहती हूँ कि तहव्वुर राना का क्या लेना देना है इस मामले से, कुछ हो सकता है या इसे नकार दिया जाएगा? बिल्कुल
रीता, अगर तहव्वुर राणा का एंगल इसमें जोड़ना है तो मैं इंटेलिजेंस एजेंसियों की शब्दावली में कहूंगा कि तहव्वुर हमारे लिए एक डेडवुड है। उसके पास कुछ नहीं था। वो कैंसर के टर्मिनल स्टेज में अमेरिका में था और वो अमेरिकन के लिए उसके पास कुछ नहीं बचा था उससे निचोड़ने के लिए। और हमारे पास भी जो तहव्वुर लौटा है वो मेन कल्प्रिट जो था डेविड हेलमन होलमैन कोल जो कोडली था उसको लेकर हेडली था। उसका ही ये सारा टिकट वीजा वगैरह कराया करता था। उसके आगे उसके पास कुछ नहीं है। अगर लश्कर तैयबा ने 12 दिन बाद इस व्यक्ति के भारत आने के बाद ये कुछ किया है तो मुझे लगता है कि वो सिर्फ एक इसका एंगल हो सकता है या मकसद हो सकता है कि भारत को पाकिस्तान लश्कर के जरिए बताना चाहता होगा कि लश्कर मरा नहीं है। तहव्वुर राणा भले ही आप ले आए हों लेकिन लश्कर का नेटवर्क, उसका इकोसिस्टम, उसके जितने ट्रेनिंग सेंटर, उसके स्लीपर सेल भारत में जितने हैं वो जिंदा हैं, कायम हैं। और अगर नहीं यकीन होता तो ये देख लीजिए कि हम लोग क्या कर सकते हैं। दूसरा जो पहलू आपने हिंदू मुस्लिम और देश के बंटवारे की बात उठाई है, मुझे लगता है कि हमसे ज्यादा आतंकवादी, हमसे ज्यादा पाकिस्तानी इस बात को समझते हैं कि अगर वो कोई ऐसा खेल करेंगे जिसमें वो इन्वॉल्वमेंट करेंगे कि धर्म पूछ कर किसी का नरसंहार करेंगे तो उसके बाद हमारे टीवी चैनल के लोग कैसे बिहेव करेंगे ये उनको ठीक से पता है। पर और आपको नहीं लग रहा है कि इस वक्त परिस्थितियां जो वो टीवी चैनल की फाइट्स और इस तरह के सोशल मीडिया पर ही चीजें चल रही हैं, चाहे अमेरिकन मंत्रियों की पाकिस्तानी मंत्रियों की बात कर लीजिए या भारत की बात कर लीजिए, इसमें अभी बहुत एक गंभीरता जो होती है कि विषय पर वो समझ में नहीं आ रही है कि मामला क्या चल रहा है। मैं या आप या कोई भी किसी को गंभीरता हम सिखाने के लिए नहीं बैठे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि उन आतंकियों को, उन आकाओं को, उन पाकिस्तानियों को ये ठीक से पता है। वो कैलकुलेट कर सकते हैं कि अगर हम ऐसा करेंगे तो भारतीय टेलीविजन वाले जो या यूट्यूबर्स किस तरह से बिहेव करेंगे। और उनको और कुछ नहीं करना है। जो कुछ करना है वो एक पेट्रोल छिड़केंगे और आग लगाने के लिए हमारे पास दूसरे लोग मौजूद हैं। तो ये उनकी कैलकुलेशन है। जैसे कि एक स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन मैं आपको बता दूं, उड़ी हमले के 15 दिन के भीतर हमने सर्जिकल स्ट्राइक की। पुलवामा हमले के भीतर लगभग 10 या 12 दिन के भीतर भारत ने एयर स्ट्राइक की। तो पाकिस्तान को भारत के पेशेंस का थ्रेशोल्ड का कैलकुलेशन इस समय पता है कि अगर कोई हमला होगा तो भारत 15 दिन के अंदर कार्रवाई करने के स्थिति में है, उसकी मनस्थिति है, उससे ज्यादा वेट नहीं करेगा। तो मुझे लगता है कि इस ऐसे स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशंस को आपको तोड़ देना चाहिए। आपको अपनी टाइमिंग, अपने स्थान, अपने ऑपरेटर्स अपनाने चाहिए। पाकिस्तान आतंकवादी हमला करेगा, इसका मैंने जो कैलकुलेशन लगाया है वो रफ कैलकुलेशन बैठता है। जैसे कि उसने 2000 में किया, उसके बाद 2008 में किया, फिर 2016 में किया, फिर 2019 में किया। अब इसमें देखिए कोई पैटर्न टाइम का नहीं बैठता है। पाकिस्तान इर्रेटिक है। पाकिस्तान भारत में कुछ ना कुछ शरारत करता है लेकिन उसकी टाइमिंग बड़े डिफरेंट होते हैं। 8 साल बाद, 8 साल बाद, फिर 3 साल बाद। लेकिन इतना जरूर है, जो मेरा रफ कैलकुलेशन आया है, वो पाकिस्तान 1 दशक में 1 बार पाकिस्तान पर ऐसा वार करता है जिससे कि भारत बिलबिला जाता है। और उड़ी के हमले के बाद, पुलवामा के हमले के बाद जो हमने उसको जवाब सर्जिकल या एयर स्ट्राइक के दिए थे, हम लोगों को ये लग गया था कि पाकिस्तान अब इतना डर गया है कि वो भारत के रिटेलिएटरी अटैक के कारण हमले नहीं करेगा। और वही कॉम्प्लिसेंसी जम्मू कश्मीर में दिखाई दी और उसका नतीजा भी हमको दिखाई दिया। लेकिन आगे उस पर जो कार्रवाई करने की स्ट्रैटेजिक कैलकुलेशन है, हमको समझ लेना चाहिए कि हम उसके ट्रैप में, उसके टाइम फ्रेम में एक्ट ना करें, बस। ठीक है, लेकिन अजय जी यहाँ पर एक टीवी चैनल्स की मैं क्वेश्चन आपसे करना चाहती हूँ कि जैसे ही ये लाइन आई कि आप हिंदू हैं और वहां पर लोगों को इस तरह से मारा गया कि हमारा देश का दिल दहल गया, लेकिन लगातार एक अलग तरह का नैरेटिव चल रहा है। यहाँ नैरेटिव चल रहा है हिंदू मुसलमान का ही पूरा, लेकिन कोई ये भी नहीं देख रहा है। वहां से कश्मीर से लगातार उमर अब्दुल्ला की बात करें तो वो कह रहे हैं कि देखिए
टीवी चैनल ये नहीं दिखा रहे हैं कि कितने लोग मिल करके इस वक्त हमारे जो बाकी भाई बहन हैं जिनकी मौत हुई है उनके लिए खड़े हैं साथ में। और एक आदिल जो है, सैयद आदिल, जिसकी जान चली गई लोगों को बचाने में, लोगों ने जो विटनेस थे उन्होंने खुद पूरी कहानी बताई है इस पर, तो उसको लेकर के कि ये भेदभाव ना कर, तो ये क्या नैरेटिव है? टीवी चैनल्स के एंकर्स की बात कर लीजिए, कुछ पत्रकारों की ऐसे बात कर लीजिए जो सिर्फ इसी नैरेटिव पर चल रहे हैं। ये क्या है? ये मतलब किस बेस पे है? ये सिर्फ अपनी टीआरपी का खेल है या कोई और भी खेल है? विनीता जी, आपने बहुत सही सवाल उठाया है कि नैरेटिव्स, आज की तारीख में नैरेटिव्स पे ही मीडिया चल रहा है। एक तरफ का नैरेटिव है कि हिंदू मुस्लिम, उन्होंने कलमा पढ़वाया, उन्होंने क्या क्या किया, वो सारी चीजें पता है लोगों को, लेट्स नॉट गेट इनटू दैट। बट क्या है कि हम ये भावना भड़काना चाह रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम चुन चुन के मारा गया। दूसरी तरफ आप देखें, नेक्स्ट डे का रिएक्शन क्या था? पूरे कश्मीर में बंदी, सारे पॉलिटिकल पार्टी सामने खड़े हो गए, लोग वहां खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि ये कश्मीरियत पे अटैक है। उन्होंने पाकिस्तान को कंडेम किया। ये दूसरा नैरेटिव है। मैं नहीं कह रहा कि कौन सा नैरेटिव सही है गलत है, मैं नैरेटिव्स की बात कर रहा हूं। दूसरा नैरेटिव आया, कश्मीरियत की बात कर रहे हैं हम इस घटना को पूरी तरह से कंडेम करते हैं। और बीच में बातें भी आई कि वो जो घोड़ा चलाने वाला था उसने लोगों को बचाया, पर दूसरी तरह का वायरल वीडियो आया कि एक घोड़े वाले ने पूछा कि आपका धर्म क्या है। दूसरी तरफ आप देखें, लाल चौक में जो ऑटोज हैं, जो कैब्स हैं, उन्होंने एक स्टिकर लगा रखा था कि आपको मैं फ्री आपके एयरपोर्ट, आपके स्टेशन तक पहुंचाऊंगा और आपसे पैसे नहीं लूंगा, एंड वी कंडेम पाकिस्तान। इस तरह की चीजें इस पहलगांव के इंसिडेंट के बाद सामने आई हैं। मैं ये नहीं कहता, हाँ टीआरपी का जहां तक सवाल है, टेलीविजन तो जिंदा ही है, रेवेन्यू पे है और उसको उसकी कमाई सरकार से ही होती है, इसमें कोई दो मत नहीं है। अगर अभी आप टीवी चैनल पर होते, जैसे कि आप इनपुट हेड रहे हैं, सारी खबरें आपके पास आती थी, आप चूज करते थे कि किस तरह से कौन सी खबर पे क्या काम होना है। अगर अभी वो परिस्थितियां हो तो आपको किस तरह से चूज करना पड़ता खबर को? आप किस तरफ जाते, हिंदू मुसलमान पर या सैयद गिलानी को भी दिखाते? आपको भी याद होगा मुंबई अटैक के दौरान हम लोगों ने बैलेंस किया था। हमारे रिपोर्टर वहां खड़े थे, कैमरा ऑन था और मैंने उनको मना किया था कि डोंट शो द पिक्चर्स। हमारे ऑफिस में उस समय नया नया चैनल था, मेरी बात सुनी जाती थी, तो मैंने कहा कि नहीं चलेगा तो नहीं चलेगा। क्योंकि देखिए उसके बाद क्या आया, एक चैनल के एक एंकर ने चीजों को शो किया और उससे उनका लोकेशंस पता लगने लगा। आज की तारीख में एक नोटिस आया है ना, हमें कम से कम एज अ मीडिया, पहले मंत्रालय ने एक पूरी प्रेस रिलीज भेज दी है ध्यान रखने के लिए, कुछ भी लाइव ना दिखाएं। देश में जो तैयारियां हो रही हैं, वही मैं कह रहा हूं, सवाल करेंगे। हम देखिए उसके पीछे भी दो कारण हो सकते हैं कि हम उनकी चीजों को, जो उनकी गलतियां हैं या जो चूक है, उनको प्रोजेक्ट ना करें। हम प्रोजेक्ट करने के लिए खुले हैं, पर उनके मूवमेंट्स को, उनके लोकेशंस को ना ट्रैक करें, ना ट्रेस करें, ना बताएं। क्योंकि हम जब टेलीविजन पे दिखाते हैं ना, तो हमारे देश के बाहर भी लोग बैठे हैं जो इसको फॉलो करते हैं और चीजों को देखकर उसी हिसाब से वो एक्ट करते हैं। मुंबई में यही हुआ था। और जहां तक आपका एक सवाल था पहला, तहावुर राना को लेकर, तहावुर राना के पीछे जो दाऊद साजिद गिलानी है, यानी कि रिचर्ड कोलमैन हेडली, उसका असली नाम है दाऊद साजिद गिलानी। हिज फादर वाज अ पाकिस्तानी एंड ही मूव्ड टू यूएस, और उसने अपना नाम हेडली करवा लिया। ये तहावुर राना कौन था? ये पाकिस्तानी आर्मी में ही वाज द मेडिकल कोर का बंदा था, यानी कि कहीं ना कहीं पाकिस्तान डिफेंस फोर्स और आईएसआई इन्वॉल्व था इस पूरे चीज में। और जहां तक बातें आती हैं तहावुर राना की, तहावुर राना सिर्फ एक मोहरा था, वो इमिग्रेशन सर्टिफिकेट्स और वीजास प्रोवाइड करने के लिए। पर वो क्यों आया था इस अटैक के पहले, कुछ दिनों पहले ही वॉज इन इंडिया। वो यहां तक उत्तर प्रदेश के हापुड़ जैसे इलाके में क्यों गया था, या उसका टूरिज्म विजिट था, तो इट्स अ डिफरेंट थिंग ऑल टुगेदर। वो अनकंक्लूसिव है, अभी भी वो बोलना नहीं चाहता, क्योंकि उसको पता है कि डेविड कोलमैन हेडली के बारे में एक शब्द भी बोलेंगे तो हु इज डेविड कोलमैन हेडली? डेविड कोलमैन हेडली इज नन अदर देन द डबल एजेंट ऑफ यूएस। वो यूएस का डबल एजेंट था। मुकेश जी शायद कुछ इसमें क्या साथ में, ये हेलो, आवाज आ रही है? डबल एजेंट था।
और जी। अगर उसकी बातें खुल जाती हैं तो यूनाइटेड स्टेट्स की भी बहुत सारी बातें सामने आएंगी, CIA और उनके FBI का। सवाल ये उठता है कि डेविड कोलमैन हेडली को बचाने के लिए, और ये जो पहलगाम का अटैक था, मैम एक चीज मैं आपसे जानना चाहूंगा और लोगों तक ये बात जानी चाहिए, ये टाइमिंग बड़ा चुन कर किया गया था। ये टाइमिंग आप देखिए, ताहिर राना को हम US से लाते हैं, DJ वांस हमारे देश में होते हैं, DJ वांस ताजमहल के सामने उनका अंतिम फोटोग्राफ था, पिक्चर बिफोर ताजमहल होटल इन मुंबई। दूसरा क्या था कि उनको यहां उसी पीरियड में ये पहलगाम अटैक होता है। हम मैसेज जो हमारे टेररिस्ट बंधु हैं, मैं बंधु ही यूज करता क्योंकि अभी भी हमारे, ना मैं हिंदू मुस्लिम में बात करता, वो टेररिस्ट हैं तो टेररिस्ट हैं, रिलीजन हैज नो टेररिज्म, बट उन्होंने एक समय चुना। ठीक है, देखिए पहले मैं हेडली वाली बात पे जाती हूँ, पहलगाम तक पहुंचे, क्योंकि ये कहानी खत्म नहीं हो रही है। ये किताब है जिसमें अलग अलग चैप्टर है, जिसमें एक बहुत अहम चैप्टर है मुंबई आतंकी हमले का, क्योंकि उसका जो एक बड़ा दोषी जो है वो हमारे देश में इस वक्त है और उससे पूछताछ की जा रही है, वो सीधा जवाब नहीं दे रहा है और वो अपने बचाव के रास्ते ढूंढ रहा है। मुकेश जी, अभी जो अजय जी ने कहा, मैं उस पर आपकी बात सुनना चाहती हूँ। मुझे लगता है कि भारत को तहव्वुर को लाने के बजाय हेडली को लाने पर ही ध्यान देना चाहिए था, जोर देना चाहिए था। और जैसा कि हमारे फॉर्मर होम सेक्रेटरी JK पिल्लई ने कहा कि अच्छा होता कि हम लोग तहव्वुर को एक्सेप्ट करने के बजाय कहते कि हमें हेडली चाहिए, क्योंकि हमें तहव्वुर चाहिए ही नहीं था। अमेरिका सिर्फ पोस्चरिंग कर रहा है, उसको ये दिखाना था कि हम लोग आपके एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट को मान ले रहे हैं, लेकिन अमेरिकन को खुद डर है कि हेडली अगर भारत के कब्जे में आया तो वो सारे बात उगल देगा कि वो किस तरह से US के लिए भी काम करता था, पाकिस्तान के लिए भी काम करता था, और इसी वजह से उसको बचा के रखा हुआ है। इस तहव्वुर का क्या करें हम लोग, हमारे किस काम का है ये तहव्वुर? तो डेडवुड है, आज नहीं तो कल उसको सिर्फ फांसी देने के काम में का है या नहीं, लेकिन पाकिस्तान के कितने काम का है ये भी तो बड़ा सवाल है ना मुकेश जी, क्योंकि हमारे देश ने ये हमारे पॉलिटिशियन किसी उचित टाइम पर फांसी देने के लिए इस्तेमाल करेंगे, इतना ही है उसका इस्तेमाल। पाकिस्तान के लिए भी उसका कोई मायना नहीं था। पाकिस्तान के लिए जो मायने रखते हैं वो लश्कर पाकिस्तान से, उससे हम लोग तहव्वुर को लेकर हम कोई बार्टर भी तो नहीं कर पाएंगे कि हम इसको आपको दे देंगे या आपका आदमी, वो तो मानता ही नहीं, वो तो कहता है ये कनाडा का नेशनल है, ये तो हमारा है ही नहीं है। उसकी तो बार्टर पावर भी नहीं है, उसकी करेंसी ही नहीं है तहव्वुर की। और जो लश्कर ने करके दिखाया, उसने दिखा दिया कि तहव्वुर को 5 तहव्वुर आप रख लीजिए, हमारे पास तो 7 ऐसे लोग हैं जो आपके ठीक पहलगाम में जाके लोगों को मुसलमान हिंदू कर करके गोली मारेंगे, और उसके बाद उनको ये भी पता है कि भारत के पॉलिटिशियन, भारत के टीवी चैनल, भारत के जो विमर्श है वो किस तरह से अनफोल्ड होगा। तो मेरा कहना यह है कि वो हमारा इस्तेमाल, वो अपने आतंकवादियों का ही इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं हमारे खिलाफ, वो हमारे लोगों का, हमारे टीवी चैनल्स का, हमारे पॉलिटिशियंस का हमारे खिलाफ इस्तेमाल करने में माहिर हो गए हैं। हमें और रिटेलिएशन हमें किसके खिलाफ करना है? पाकिस्तान से तो हम निपट लेंगे, लेकिन जो आपस में हम लोग ये करने वाले हैं, जिसका फायदा लगातार पाकिस्तानी लोग उठा रहे हैं, और उसका उन्होंने टाइमिंग भी वही चुना है उसके लिए कि जब इस देश की पॉलिटी पूरी तरह से पोलराइज थी, उस समय को उन्होंने इस्तेमाल किया। आने वाली चुनाव के लिए भारत थोड़ा अजीब सवाल करने जा रही मैं, मतलब आज के संदर्भ में बहुत लोग इस सवाल पर ये कह सकते हैं कि भाई ऐसी बातें आप क्यों कर रहे हैं, लेकिन क्या इन मौकों का फायदा सिर्फ दूसरों को ही हो रहा है हमारे देश में, उस नैरेटिव को पकाने से, या हमारे देश में भी तो किसी को फायदा हो रहा है? मुझसे पूछ रहे हैं आप जी? देखिए, जो घटनाएं होती हैं उसका कोई ना कोई पॉलिटिकल फायदा उठाता है, और इस समय इस पोलराइजेशन का सबसे ज्यादा फायदा उठाने के लिए हर कोई मुस्तैद है। और बीजेपी को अच्छा लगता है कि उसका हिंदू मुस्लिम नैरेटिव अच्छा चल गया है, कांग्रेस से या दूसरे को लगता है कि हमें इसको सेकुलर प्रूव करने का मौका मिल गया है, टीवी चैनलों को आपस में लगता है कि एक तवीश गैंग है तो दूसरा
दूसरे अदर गैंग है जो एक दूसरे के खिलाफ खड़े हो गए हैं। मैं ये कह रहा हूँ कि ये सब होना ही है, पर हमारे दुश्मनों को ये रवैये, ये कैलकुलेशन बहुत अच्छे से आ गए। मैं इसमें ये कहूँ कि नहीं, हमको ऐसे लड़ना नहीं चाहिए, हमको एकजुटता रखनी चाहिए, तो ये बहुत एक ऐसा संदेश होगा कि जैसे कि कोई संत फकीर वाला बोला करते हैं। लेकिन हमारे देश की पॉलिटिक्स, हमारे देश के मीडिया को अगर दुश्मन बहुत अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है तो हमको सिट बैक, पीछे होकर थोड़ा सा विचार करना चाहिए कि हम अपने आप को कितना वल्नरेबल कर चुके हैं। ठीक, अजय जी यही सवाल मेरा आपसे भी है। नहीं, सही बात है मुकेश जी ने जो कहा कि हम बहुत अपने को वल्नरेबल कर चुके हैं, और साथ में इन घटनाओं को लेकर हम इतने राजनीतिक तौर पे खेलने शुरू कर देते हैं। देखिए, चुनाव आ रहा है, कहीं ना कहीं इस चीज को, हिंदुत्व की बात, राष्ट्रीयता की बात उठाई जा रही है और उठाई जाएंगी। दूसरी तरफ आप देखें तो भारतीय जनता पार्टी की मैं बात करूं तो फिर मैं, ये बहुत छोटी सी बात है, पर ये कहीं ना कहीं इसमें जुड़ा हुआ है कि उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर भी मामला टल गया। जो टीआरपी लेने के लिए मीडिया कूदा रहता था कि ये बनेंगे, वो बनेंगे, वो बनेंगे, कहाँ आ रहा है? अभी तो सिर्फ पहलगांव है। और जहां तक पहलगांव की बात है, तरह तरह के सेंटिमेंट्स उठाए जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि हमें डायरेक्ट अटैक करना चाहिए। वॉरफेयर कोई रिजल्ट नहीं देता। आपने उरी देख लिया, सिक्योरिटी में बड़ी चूक, सिक्योरिटी में बड़ी चूक यहाँ मैं उसी पे आ रहा था कि उरी देख लें, पुलवामा देख लें, आपने सर्जिकल स्ट्राइक्स, अटैक्स और थ्रेट्स दे दिए वॉर डिफेंस को लेकर, क्या रिजल्ट मिला? कुछ नहीं मिला। हर साल जैसा मुकेश जी कह रहे हैं, वो कोशिश करते रहते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ इस तरह का करने कि उनका नाम जिंदा रहे, क्योंकि उनको भी राजनीति करना है पाकिस्तान में। डिफेंस बेस्ड वहां पॉलिटिक्स होता है, और डिफेंस को जब तक वो लोग इस तरह की एक्टिविटी नहीं करेंगे, बैक टेररिज्म नहीं करेंगे, एलईटी टाइप की चीजों को पनप नहीं देंगे, तो उनकी जिंदगी और वो पॉलिटिकल फायदा वो नहीं उठा पाएंगे। और दूसरा है कि वहां पॉलिटिशियंस अगर हावी हो जाएंगे तो पाकिस्तान में डिफेंस के लिए मुश्किल हो जाएगा। अब जहां तक सवाल होता है पहलगांव को लेकर, तो पहलगांव को लेकर मोदी जी का एक मूव, मैं नहीं कहता कि ही डिड एवरीथिंग वेरी फाइन, वेरी गुड, ही टैकल्ड इट वेल, बट एक जो मूव था उनका, वो है इंडस ट्रीटी वाटर को लेकर, इंडस वाटर ट्रीटी को लेकर। देखिए, इंडस वाटर ट्रीटी में आप पानी रोक नहीं सकते, पर जो डेटा और इंफॉर्मेशन, एडवांस्ड इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग ओवरफ्लोइंग, रिगार्डिंग सिल्टिंग, रिगार्डिंग ड्राइनेस, अगर आप नहीं देंगे ना, तो डाउनफ्लो में जो डाउनफ्लो होगा चेनाब, इंडस और झेलम का, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात आपने, अजय जी आपने बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे छेड़ी है। चलते चलते मैं एक ही सवाल मुकेश जी से भी लेना चाह रही हूँ, क्योंकि डिफेंस कवर करते हैं मुकेश जी पिछले कई सालों से, और देश के तमाम बड़े मुद्दों को बड़ी बारीकी से उसकी पूरी डिटेलिंग निकाल के खबर करते हैं। मुकेश जी, ये जो सिंधु नदी का मामला है, इसको लेकर के अब सारी चीजें सामने आ चुकी हैं। एक तरफ कह रहे हैं कि पानी रोक देंगे, कुछ मीडिया ग्रुप लिखते हैं कि पानी बूंद बूंद को तरसेगा पाकिस्तान, ये कर दिया है हाल। वहीं पर जीडी बख्शी ये साफ साफ कह देते हैं कि कुछ नहीं तरसने वाला, हजारों करोड़ लगेंगे और कई साल लगेंगे पानी को रोकने में। और अलग अलग तरह की रिपोर्ट है, आपने देखा होगा हृदय जोशी का भी एक वीडियो है, सीनियर जर्नलिस्ट जो पहले हुआ करते थे एनडीटीवी के साथ, उनका भी एक वीडियो वायरल हो रहा है। उसमें वो भी कह रहे हैं, साफ बताया उन्होंने किस तरह से इस ट्रीटी के दौरान इसके अंतर्गत कि कौन कौन सी नदी जो है भारत और पाकिस्तान के लिए रही है और कैसे इसका फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता है। मतलब लबोलवाब ये है कि ये जीरो है। वहीं पर वो शांति समझौते की भी अगर बात की जाए, ये जो शिमला समझौते की भी अगर बात की जाए रद्द करने की, तो उसमें भी पहले भी उसका वायलेशन हो चुका है और अभी भी वैसी परिस्थितियां हुई हैं। मतलब ये समझौते तो इसीलिए ना कि आप इधर उधर ना जाएं, कुछ चीजों के रूल माने, भाई घर में इतने बजे आना है तो इतने बजे आए, और लगना है पता लगा घर में ताला तोड़ के घुस गए तो वो समझौता तो रद्द हो जाते हैं ना। वैसे भी तो वायलेशन इज ऑलमोस्ट इक्विवेलेंट टू द कैंसिलेशन। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि ये कितने सच है, हमारी भारत सरकार सच कितना बोल रही है, ये भी बड़ा जरूरी हो गया। नहीं, मुझे लगता है कि भारत सरकार को इस समय सच बोलने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि वो कंजम्पशन सिर्फ मेरे और आपके लिए नहीं होगा, वो किसी सामने वाले के लिए भी होगा। पहला 5 स्टेप जो भारत ने लिए वो सिंबॉलिक स्टेप थे, और इसीलिए जब मीडिया में कहा गया तो उसको कहा गया ये फर्स्ट स्टेप है। लेकिन जो रियल स्टेप हैं वो कहीं पीछे हैं, और वो इस ढंग से सामने आएंगे भी नहीं। वो किसी दिन आपके सामने एक विदेश सचिव की या किसी बड़े सीडीएस की प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए सामने आ सकते हैं या आएंगे। और
ये इंडस वाटर ट्रीटी का रद्द होना हो या डिप्लोमेटिक स्टाफ का वापस लेना हो या वीजा बैन करना हो, एक दूसरे के नागरिकों को वापस भेजना हो, ये बहुत शुरुआती कदम है, लेकिन पहलगाम होते ही सिंबॉलिक है, असल कदम कुछ और है, आप ये कह रहे हैं? ऑफ कोर्स अभी अब अनफोल्ड होंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो उनके अनफोल्ड होने का टाइमिंग पाकिस्तान की बिछाई हुई चाल के हिसाब से नहीं होगा। सिंपल इतना अंदर डिफेंस कॉरिडोर में विचार है कि वो स्टेप क्या हो, जो जो जंग और एस्केलेशन के बीच के जो 10 स्टेप्स हैं, उनके बीच के कौन से हम विकल्प अपना सकते हैं। मैक्सिमम चोट उस जगह पर की जाए जहां पर न सिर्फ पाकिस्तान के आतंकवादियों को बल्कि पाकिस्तानी आर्मी को चोट लगे, वो कदम उठाए जाएं। ऐसे जो स्टेप्स हो सकते हैं उन पर डिफेंस कॉरिडोर में विचार चल रहा है और वो अभी आने बाकी हैं। इंडस ट्रीटी या वीजा बैन या एक दूसरे को चीन ने जो अपना सपोर्ट दिया है पाकिस्तान को, भारत बाकी लोगों को अपना अंडर कॉन्फिडेंस लेके चल रहा है, अमेरिका ने दोनों को दोस्त बता दिया है, तो मतलब इसको किस तरह से देखा जाए इस पूरी परिस्थिति को? ये दोनों अकेले लड़ रहे हैं या साथ में पीछे से और कौन कौन लड़ रहा है? क्योंकि नहीं, चाइना बिल्कुल, चाइना पाकिस्तान के साथ पुराना इतिहास है। चाइना कभी भी, भारत और पाकिस्तान जब लड़े, चाइना कभी बीच में नहीं आया, ना कोई बयान आएगा उसका। अमेरिका ने सीधे सीधे कह दिया कि 1500 साल से कश्मीर को लेकर लड़ रहे हैं और मुझे लगता है कि वो कोई ना कोई रास्ता तलाश लेंगे एक दूसरे से निपटने का। तो इन बयानों में सऊदी अरब भारत के साथ है, ईरान ने कोई बड़ी प्रतिक्रिया जाहिर नहीं की है, यूएई का समर्थन भारत के साथ है। तो इनफैक्ट इंटरनेशनल कम्युनिटी का इस समय भारत के साथ समर्थन है कि इस पाकिस्तान नाम की जो एंटिटी है, आप इससे निपट लीजिए। तो और मुझे लगता है कि डिप्लोमेटिक मूव आपको आने वाले समय में दिखाई देंगे। बहुत सारी योजनाएं हैं जो बन रही हैं और बनेंगी और इम्प्लीमेंटेशन के नतीजे आपको बिल्कुल दिखाई देंगे। लेकिन इस बार के रिस्पॉन्स में एक बात जरूर दिख रही है कि ये पीस मील अप्रोच ना हो, ये वन टाइम स्ट्राइक ना हो। इसमें अगर इस बार वार किया जाए तो ऐसा किया जाए कि हो सकता है कि जैसे इंदिरा गांधी को बांग्लादेश बनाने के लिए याद रखा गया था, तो इसका रिस्पॉन्स कुछ वैसा हो। ठीक है, लेकिन मुकेश जी, चीन के जो विदेश मंत्री हैं वांग यी, उन्होंने पाकिस्तान के डिप्टी पीएम और विदेश मंत्री मोहम्मद इशाक डार से रविवार को फोन पर बात की है कल, और ग्लोबल टाइम्स के मुताबिक वांग यी ने कहा है कि चीन कश्मीर क्षेत्र में हुए आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान और भारत के बीच तनाव की स्थिति पर ध्यान दे रहा है। उन्होंने कहा है कि चीन एक निष्पक्ष जांच का समर्थन करता है और उम्मीद करता है कि दोनों पक्ष संयम बरतते हुए तनाव को कम करने का काम करेंगे। तो ये ऐसा कुछ भारत के साथ भी इन्होंने सेम मैसेज कन्वे कर दिया है क्या? वांग यी का जयशंकर से बहुत अच्छा केमिस्ट्री है। हो सकता है कि उन्होंने, अभी मेरे को ऑफिशियली कोई बात नहीं हुई, लेकिन वांग यी ने अगर पाकिस्तान के काउंटर पार्ट से बात की है तो वो जरूर जयशंकर से जरूर संपर्क में होंगे किसी न किसी चैनल से। सबसे ज्यादा उनके लिए कंसर्न इस बात का है कि भारत जहां कार्रवाई करेगा वो पीओके का एरिया है, पीओके सीपैक का एरिया है, पाकिस्तान चाइना के सारे इंटरेस्ट वहां पर जुड़े हुए हैं और इस इंटरेस्ट को देखते हुए चाइना का सबसे ज्यादा नुकसान अगर होना है तो पीओके में अगर कोई भी कार्रवाई होगी तो सीपैक उसके लिए बहुत बड़ी योजना है, उसको बचाने की कोशिश है। पिछली बार भी ऐसा ही हुआ था जब बालाकोट एयर स्ट्राइक हुई थी और अभिनंदन उनके कब्जे में था, तब भी चाइना ने पाकिस्तान को बताया था कि हमें अपने इंटरेस्ट बचाने हैं और इसी वजह से वो रिहाई के लिए चुपचाप तैयार हुआ था। मुझे लगता है कि वांग यी सबसे ज्यादा प्रभावित होने वाला एक देश है, मतलब चाइना की तरफ से उनके जो ठेस है वो जरूर पाकिस्तान को समझाने में लगे होंगे कि ये ऑल आउट वॉर ना हो, एस्केलेशन ना हो, आप कुछ ऐसा करिए। ठीक है, यानी कुल मिला के एस जयशंकर, जो कि अमेरिका में पीएम मोदी के लिए भले इनविटेशन का अरेंजमेंट नहीं कर पाया था, लेकिन आज की तारीख में इन देशों के साथ में अपने रिश्तों की वजह से इतना अरेंजमेंट जरूर कर देंगे कि कुछ परिस्थितियां जो है वो कंट्रोल हों और उस तरह के स्तर पर ना जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का, थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर थॉट्स। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।